हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम कर रहे थे यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से हिस्ट्री के वन लाइनर्स। इसमें लगभग हम 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी और बुक के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी बुक को लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो ये राजकोट, पोरबंदर और बंकानेर के थे। अभी तक हम पढ़ते हैं राजकोट के दीवान थे, लेकिन पोरबंदर के भी थे और बंकानेर के भी थे। महात्मा गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी राजकोट, पोरबंदर और बंकानेर के दीवान थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई है? राजकोट के दीवान थे, राजकोट में इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई है। गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज से, भावनगर में। इसलिए गांधी जी के भाव थोड़े से ज्यादा थे। भावनगर से श्यामल दास कॉलेज से इन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश से की थी? तो यूनाइटेड किंगडम से की थी। कानून की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी यूनाइटेड किंगडम गए थे। गांधी जी की अल्पायु 13 वर्ष में विवाह किनके साथ संपन्न हुआ था? कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनका विवाह हुआ था। महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? जिनका नाम था हरिलाल गांधी। महात्मा गांधी जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था हरिलाल गांधी। गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 को किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका या डरबन गए थे? तो महात्मा गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का केस लड़ने के अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। कहाँ गए थे? डरबन या दक्षिण अफ्रीका गए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी 1894। मतलब ये 93 में गए हैं दक्षिण अफ्रीका, और वहां पे 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 के अधिवेशन में गए थे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्हें भाग लिया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे थे? तो 1910 तक ही रहे थे। महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापित किया गया, जहां पर वह 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था 1903 में। इनने एक लॉ फर्म भी बनाया 1903 में, और 1903 में ही इनने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर ही आधारित, जो लॉ फर्म है इनका ट्रस्टीशिप पर आधारित था, और दक्षिण अफ्रीका में ये सिद्धांत दिया था। गांधी जी द्वारा स्थापित सर्वप्रथम आश्रम कौन सा है? तो ये था फिनिक्स आश्रम। मतलब जो फिलिप्स की वो आती है ना ट्यूबलाइट, उन्होंने वो लगाई होंगी। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम का नाम क्या है? फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में की थी। मतलब पहले 1909 3 में इनने क्या किया है? लॉ फर्म खोलो, पैसे आ गए तो भैया फिलिप्स की ने ट्यूबलाइट लगा ली। तो फिनिक्स आश्रम 1904 में खुला है डरबन में। महात्मा गांधी जी के बारे में सत्य बताइए। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, सही है। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गया था, ये भी सही है। इन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पुल लंदन से किया था, तो इन्होंने द इनर टेम्पुल लंदन से अपना विधि का अध्ययन किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, उससे ज्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक पत्र प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कि इनका इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन है वो इनने वहां पे प्रकाशित किया था। दक्षिण अफ्रीका की किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर्स मारिट्सबर्ग से, मारिट्सबर्ग।
दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहाँ से गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था वो था पीटर मारिट्सबर्ग। इसके बाद ये आंदोलन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे। 1893 से 1905 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, 1893 से 1915 तक। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर प्रारंभ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में की थी। सबकी सेवा की थी। सेवा धर्म का प्रारंभ किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप यह उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। राम राज्य के लिए क्या चाहिए? जरूरी है, युगल है जिनका कहा गया सत्य और अहिंसा। पहले सत्य फिर अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य के प्रति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता क्या होता है? अहिंसा होता है। इन्होंने सत्याग्रह शब्द कब गढ़ा था या किसको गढ़ा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया है। सत्याग्रह का शब्द किसने गढ़ा है? महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया है। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ था? सत्य और अहिंसा से जुड़ा हुआ था। कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। तो कोई भी सत्याग्रही है वह अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। कैसे? वो अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान पर रखा था। पहले सत्याग्रह करो और सबसे नहीं मान रहा तो सबसे लास्ट में हड़ताल करो। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी की स्थायित्व। हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी की स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार सही क्या है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखनी चाहिए। तो सत्याग्रही का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो वह शत्रुओं का हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बना ले। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा हो। वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसको अपने संकल्प के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? सर्वोदय का तात्पर्य है अछूतों और दलितों का उदय। सर्वोदय का सिद्धांत कहता है अछूतों और दलितों का उद्धार, उदय उद्धार करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी के द्वारा परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण तरीका बताया था। महात्मा गांधी जी के समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। गांधी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। इनके सत्य कथन में क्या है? समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी थे गांधी जी। गांधी जी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या है? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। राजनीति मतलब क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, जैसे उनकी विशेषता नहीं की थी, सत्ता की विशेषता नहीं की थी, प्रतिमान प्रस्तुत किया था। कौन सी इस विशेषता नहीं थी? सत्ता तो बिल्कुल नहीं थी। भारत में गांधी जी की राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करके की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ज्यूडिश ब्राउन ने किया था। तो उप ठेकेदारों का उपयोग करके या करने की व्याख्या को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जूडिस ब्राउन के द्वारा किया गया था। कौन कहते हैं कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो गांधी जी ने कहा था कि गलत साधन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं लेके जाएंगे। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है तो वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं होगा। गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य सिद्धांत पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो जॉन रस्किन का, डेविड थोरो का,
लियो टॉल्स्टॉय का। जो गांधी जी हैं उनके जीवन दर्शन कार्य सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था जॉन रस्किन का, डेविड थोरो का और लियो टॉल्स्टॉय का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिससे गांधी जी को बदल डाला था, तो इसमें व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसमें रस्किन बॉन्ड की जो अनटू द लास्ट है, इसमें क्या कहा गया था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, तो वह भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू स्वराज किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज किसने लिखी है, गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखी थी, तो 1909 में लिखी है। हिंद स्वराज जब पार्लियामेंट सुधार आया था तब इनके द्वारा 1909 में लिखी गई थी। किस भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है, तो यह गुजराती भाषा में लिखी है। हिंद स्वराज को लिखा है ने गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था, तो 1898 में इटली अबिसिनिया के युद्ध ने प्रभावित किया था, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। महात्मा गांधी जी से पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था 1898 की इटली अबिसिनिया के युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की जीवन विजय ने। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद भारत कब आए थे, तो 1915 को आए थे। महात्मा गांधी 2 दशक लगभग 21 वर्ष हो गए थे ना, वापिस भारत आए हैं 1915 को। 1915 को किस महीने में मोहनदास करमचंद गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ सबसे सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में वापसी की थी, तो 9 जनवरी 1915 को। 1915 को गांधी जी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण भारत या दक्षिण अफ्रीका से वापस वापसी ली थी, तो 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी को किसने का अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं, तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते हैं। किसने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद करके व्यतीत करें, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था कि वह लगभग 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करें और वहां पर भी कान खोले और मुंह बंद करके व्यतीत करना है। किसने कहा था, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदनगर कोचरब क्षेत्र में स्थित है। 1915 में स्थापित किया गया था। साबरमती आश्रम है अहमदाबाद कोचरब क्षेत्र 1915 में। चंपारण आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसानों की समस्या से अवगत कराया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं राजकुमार शुक्ल। यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा मही जो क्या नाम है, नील के किसान थे, उनके शोषण के मामले में गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है राजकुमार शुक्ल के द्वारा। साबरमती आश्रम की वास्तविक नाम क्या था, तो ये था सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था, बीएचयू के उद्घाटन पर फरवरी 1916 को। महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण भारत में वाराणसी बीएचयू के उद्घाटन पर फरवरी 1916 में दिया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, चंपारण आंदोलन 1917 का। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन 1917।
भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण आंदोलन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, प्रयोग किया था सबसे पहले, तो चंपारण आंदोलन में। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से चलाया था? चंपारण से चलाया था। चंपारण, चंपा। तो पहला आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया है चंपारण से सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था एक छोटे से गांव में, चंपारण में। और चंपारण है कहाँ? बिहार में है। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण जनपद में जो तिनकटिया पद्धति चल रही थी, इसका तात्पर्य था किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ रही थी। गांधी जी के चंपारण आंदोलन क्या था? तो यह नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु था। जो चंपारण आंदोलन है, यह नील कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए चलाया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? सबसे पहले इन्होंने लिया था चंपारण किसान आंदोलन में भाग। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी, मजहर उल हक और अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज के किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी, मजहर उल हक और अनुग्रह नारायण थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? तो रविशंकर व्यास नहीं थे। रविशंकर नहीं कहते कि हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा व्यायाम व्यायाम कर लें, चंपारण सत्याग्रह में बाद में जाएंगे। चंपारण आंदोलन में कौन सम्मिलित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे, ये थोड़ा सा प्रकाश ले रहे थे, और रविशंकर व्यास व्यायाम कर रहे थे, दोनों नहीं गए थे चंपारण आंदोलन में। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन में किसने विरोध किया था? तो ये है एनजी रंगा ने। रंग की तो भैया नील आंदोलन के विरोध में चल रहा है। तिनकटिया पद्धति नील किसानों से समझे, तो भैया रंग क्यों जाएगा? रंग नहीं जाएगा, हमें तो नीला रंग पसंद है, तो वो रंगा नहीं गए थे। एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो चंपारण से चलाया था तिनकटिया पद्धति। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया था चंपारण से तिनकटिया प्रणाली। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित करना। तो चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा था कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन में किसान हैं, उनके असंतोष को सम्मिलित करना था। चंपारण नील आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? महात्मा गांधी हैं। चंपारण के जो आंदोलन में प्रमुख नेता रहे हैं वो थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के साहित्य कथन में आएंगे कि यह किसानों से जुड़ा था, तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। चंपारण कृषक जांच समिति, तो जो चंपारण का पूरा मामला था, इसके लिए जांच समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष थे FG सलाई। तो भैया इन्होंने बोला कि हम नील बाद में करेंगे, पहले सिलाई कर दो, सलाई थे। सचिव थे MEL टेलर। तो टेलर देखो, टेलर करता है ना, बस टेलर। फिर सदस्य कौन कौन होंगे? महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया तो वो सदस्य थे। उनके साथ राजा हरिप्रसाद नारायण भी थे, DG रीड थे, LC अदामी थे और G रिनी, ये सब शामिल थे। तो चंपारण कृषक जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई, सचिव थे MEL ट्रेनर और सदस्य थे महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, G रीड और LC अदामी और G रेनी, ये सब क्या थे? सदस्य थे। बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने किसके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की थी? उसके द्वारा उस कितनी प्रतिशत राशि वापस लौटानी पड़ी थी? 25%। तो गांधी जी के द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि थी, वापस लौटाने में सहमति प्रकट की। इसमें कितने प्रतिशत राशि को वापस किया गया था? 25% राशि को वापस किया गया था। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही
उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी कर दो, ये ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है, तब वह दमन की का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी ने कहा था कोई भी सरकार जब तक सेवा का उपकरण है तब तक ही लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है, तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए इस समय जनता में इस आतंक का भय समाप्त हो गया है, चाहे वह कानून हो या अस्त्र शस्त्र का, तब वह दमन भी समाप्त हो सकता है या हो जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा गांधी या महात्मा जोड़ा गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा पुकारा था। 1917 2017 में कौन सा महीना महात्मा गांधी जी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो अप्रैल 2017 को हो गए हैं गांधी जी के चंपारण पहुंचने के 100 साल और जयंती मनाई गई थी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और अक्षम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये है पीर मोहम्मद मुनीश। इनके द्वारा बहुत दुखी लिखा गया था। मुनीम थे बीच में लिखने वाले। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे अक्षुण नामों का प्रयोग करके लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये पीर मोहम्मद मुनीश। किसने लिखा था कि स्वदेशी भी अन्य किसी वस्तु की बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो वह अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन भी बन सकती है यदि उसका अंधश्रद्धा से पालन किया जाए, अपनाया जाए। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं अहमदाबाद आंदोलन। कौन सा है? अहमदाबाद आंदोलन। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भूख हड़ताल का सबसे पहले प्रयोग किया। हड़ताल ने बोला था सब लास्ट में है, लेकिन भूख हड़ताल का प्रयोग किया है हथियार के रूप में। तो अहमदाबाद मिल की हड़ताल के लिए किया था फरवरी मार्च 1918 को। भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में प्रयोग की है अहमदाबाद मिल हड़ताल में फरवरी मार्च 1918 में। 1918 के किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। कब किया गया? 1918 को किया गया है अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में किया था। इन्होंने अपना दूसरा सत्याग्रह प्रारंभ, पहला चंपारण हो गया, दूसरा किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। गांधी जी ने कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित बताया था? तो ये है अहमदाबाद का संघर्ष। किससे संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? जो सूत मिल कारीगर हैं, कामगार हैं, उनके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था, सूत मिल कामगारों के लिए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 के अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी? तो 35% की। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के कारण ही अहमदाबाद मिल के मजदूरों की बोनस में वृद्धि की गई थी 35% तक। किसने महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने की थी 1918 में की, तभी तो लेबर ने आंदोलन कर दिया था। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी 1918 में इनके द्वारा की गई थी। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन का संबंध है गांधी जी का नवाचार, कम वेतन या कम निवेश पर अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो प्रोफेसर सी के पहलाद ने और आर ए माशेलकर के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो गांधी जी इनोवेशन या गांधीयन इनोवेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर सी के पहलाद और आर ए माशेलकर के द्वारा किया गया है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य क्या हो जाएगा? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण, शोषण और असमानता के जन्म देना
तथा अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये उन्होंने कहा था। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं रहे थे। गांधी जी की अर्थव्यवस्था में आधारित है कि इन्होंने अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया था। केंद्रीकरण, शोषण और असमानता को जन्म दिया था। अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी थी, बताई थी। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार किस विधि के द्वारा किया गया था? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। महात्मा गांधी जी के द्वारा अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार करने की विधि बताई गई थी, उनको कुटीर उद्योग स्थापित करके। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। भारत में नियोजित जो विकास है उसका विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की सहयोगी अनसुईया बेन किसकी बहन थी? तो ये थी अम्बालाल साराभाई की। जो अनसुईया बेन है, जो इनकी सहायिका रही हैं, सहयोगी रही हैं, तो ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है, वो थे महात्मा गांधी और तिलक। इन्होंने भारत का दौरा किया था और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए थे, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। खेड़ा किसान जो थे, खेड़ा गांव के जो किसान थे, गांधी जी ने उनके सत्याग्रह में इसलिए उनको संगठित किया था क्योंकि अकाल पड़ने के बाद भी प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही समाप्त नहीं की थी, स्थगित नहीं की थी। बोल रहे थे नहीं भैया आपको राजस्व देना पड़ेगा, उस बेचारों को देना ही पड़ रहा था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने किया था 22 मार्च 1918 को। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया है महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को किस आंदोलन में अनुयायी बनाने की प्रेरणा दी थी? तो ये है खेड़ा सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनाने की प्रेरणा दी थी? तो ये है खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया है? 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उदारी या उत्तरदायी शासन आरंभ करने के लिए कौन सी घोषणा प्रारंभ की थी? तो 20 अगस्त 1917 को प्रारंभ की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन प्रारंभ करने के लिए घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा स्थापित घोषणा में सम्मिलित प्रमुख कारण क्या थे? इस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। तो उस समय जारी युद्ध में भारतीय और उनकी सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना था। मेसोपोटामिया इकबारी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार का कठोर अभियोग लगाना था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, क्या क्या उद्देश्य थे इसके? तो पहले तो उस समय युद्ध भारतीय एवं सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना था। मेसोपोटामिया इकबारी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना था। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? दिसंबर 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत पर लागू किए गए थे दिसंबर 1919 को। वर्ष 1919 के सुधार के भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज स्वशासन हेतु आंदोलन किस नेतृत्व ने किया था? किसके नेतृत्व में किया था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया था। 1919 के भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज और स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। रोल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया गया और उसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिवेशन पारित किया था? तो रोल एक्ट। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के आह्वान किया था जिसके खिलाफ में अंग्रेजों ने रोल एक्ट पारित किया। रोल एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? तो ये थी सेडिशन कमेटी के आधार पर। रोल एक्ट को बनाया गया था सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर। द अनइक्वल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसे रोल एक्ट कहा जाता है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसे रोल एक्ट कहा जाता है। रोल एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए आया था। रोल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। रोल एक्ट लाया क्यों गया था? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए।
रोल एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 को भारत में लागू किया गया था रोल एक्ट। रोल एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा हो। रोल एक्ट का उद्देश्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया से हो। रोल एक्ट किस वायसराय के काल में आया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय आया था, जो कि 1916 से 1921 तक रहा है। चैम्सफोर्ड के समय आया था रोल एक्ट 1919 सामयिक रूप से क्या था? तो यह राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया जाए, राजनीतिक बंदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक रियासत में रखा जाए, मतलब हिरासत में रखा जाए। रोल एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक गतिविधियों को दबाना, राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखना। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोल एक्ट कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे की राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 में। तो जो ब्रिटिश सरकार का रोल एक्ट है, यह बिना मुकदमे के राजनीतिकों के लिए नजरबंद की अनुमति देता था। 1919 में पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोल एक्ट ने किस कारण से सामाजिक रोष उत्पन्न किया था? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, इसलिए जनता में आक्रोश था, क्योंकि बिना मुकदमा चलाए लोगों को पकड़ के जेल में भेज देते थे। रोल एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। रोल एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका उद्देश्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। रोल एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने की शुरुआत की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि यदि हम रोल एक्ट लगाएंगे, हम अपनी पूरी श्रद्धा से लगान नहीं देंगे। तो लगान ना देने का आंदोलन चलाया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रोल एक्ट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का सबसे पहला साहसिक कदम माना जाता है रोल एक्ट सत्याग्रह। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये है रोल एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटा था रोल एक्ट। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो द रोल एक्ट के द्वारा सार्वजनिक रोष की लहर उठी और जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी है द रोल एक्ट के द्वारा। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध कर दिया गया था? तो 1919 का था क्या? मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन। 1919 का मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन, इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध कर दिया था 1919 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। रोल एक्ट की प्रक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 6 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 को घोषित किया गया। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था? तो ये रोल एक्ट सत्याग्रह के संबंध में था। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, रोल एक्ट सत्याग्रह के संबंध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सामूहिक हत्याकांड हुआ कहाँ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का उद्देश्य क्या था या उद्देश्य किसने दिया था? तो ये दिया था माइकल ओ डायर ने। माइकल जैक्सन की जैसे बोला कि फायर, तो माइकल ओ डायर के द्वारा आदेश दिया गया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 1916 से 1921 में ये हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडियार में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को कहा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी कब?
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को संबोधित करते हुए इन्हें कहा होगा। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो ये है दीनबंधु सी एफ एंड्रूज के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था दीनबंधु सी एफ एंड्रूज के द्वारा। किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो ये है जलियांवाला बाग नरसंहार। निवारक हत्या के रूप में विशेषीकृत किया है जलियांवाला बाग नरसंहार को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस ले लिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचार के विरोध के रूप में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था हंटर कमीशन, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगी, हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किससे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को प्रारूप लिखने का कार्य दिया गया था महात्मा गांधी जी को। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था किसने? ऊधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली मारी थी किसने? ऊधम सिंह के द्वारा मारी गई थी। किस या प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष बताइए। द अनआर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट कब आया था? ये आया था मार्च 1919 को आया था। डॉक्टर सत्यपाल और सफरुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी 9 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया गया था 30 मई 1919 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा 1919 को हुई थी। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 को हुआ था। सर माइकल ओ डायर का वध 13 मार्च 1940 को हुआ था। विविध किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था इनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? तो मंगनलाल गांधी जी की मृत्यु पर। मंगनलाल गांधी जी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि इनकी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया है मंगनलाल गांधी की मृत्यु पर। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे और ये किसने कहा था? तो लैरी कालिश के द्वारा और डोमिनिकल पियरे के द्वारा। महात्मा गांधी की अहिंसक कृति के सौम्य पैगंबर थे। महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे। लैरी कॉलिस और डोमिनिकल पेरी के द्वारा कहा गया था। आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी जी के विषय में किस व्यक्ति ने इस विचार को व्यक्त किया है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। 1879 से ये 1955 तक रहे हैं। आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसे रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ये महात्मा गांधी के बारे में कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। पुस्तक एट द पीस ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। तो एट द पीस ऑफ महात्मा गांधी इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन में गांधी जी से संबंधित हैं? तो खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब गांधी जी से संबंधित आंदोलन हैं। किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन और बारदौली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया है। स्वदेशी आंदोलन और बारदौली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया। किस सत्याग्रह आंदोलन में भारतीयों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाहीकॉम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाहीकॉम में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था।
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो सीएफ एंड्रूज थे, जिनको दीनबंधु मित्र कहा जाता है। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे सीएफ एंड्रूज, दीनबंधु। गांधी जी के संदर्भ में सत्य बताइए। जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधारने के लिए कठोर संघर्ष किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920 तक। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी ने की आत्मकथा लिखी गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920 तक। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन से पहले लिखी गई थी। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के विषय के में सत्य है। तिनकटिया पद्धति पर इनके विवरण हैं। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति और उसका वर्णन किया गया है। द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का भी वर्णन किया है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक के लेखक कौन है? एम के गांधी हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु के लेखक हैं एम के गांधी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो यह होम रूल लीग। 28 अप्रैल 1920 की। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? होम रूल लीग आंदोलन की। 28 अप्रैल 1920 की। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है? तो ये है मार्टिन ग्रीन ने। महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी गई है मार्टिन ग्रीन ने। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किन की ओर मोड़ा था? आम जनता की ओर मोड़ा था। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह धीरे धीरे से किसकी ओर मोड़ा था? आम जनता की ओर। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में पहला आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को धमतारी रामपुर में। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कब गए थे? 20 दिसंबर 1920 को धमतारी रामपुर में। अब आते हैं गांधी जी और उनकी प्रमुख घटनाएं, उनके जीवन से संबंधित पहले घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हुई। खेड़ा सत्याग्रह या आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ये भी गांधी जी से समझ हैं। चलो हम इनको भी देखते हैं इसी में। पहला आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो खिलाफ में थे मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य कौन कौन से थे? भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का संरक्षण करना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षण। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, इनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किया था खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन में इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन को हम यदि खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ देंगे तो हम हिंदू और धार्मिक मुस्लिम
दोनों ही औपनिवेशिक शासन के समूह के समाप्त करने में सहायक होंगे, खिलाफत आंदोलन में कहा था। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष किया था? बॉम्बे में किया था 1919 में। खिलाफत समिति बॉम्बे में 1919 में बनी थी। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? सितंबर 1919 को बनाई गई थी बॉम्बे में। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय भारत में खिलाफत आंदोलन चलाए गए थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 साल में भी पुनः स्थापित नहीं होगी? महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा था कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में थे, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? गांधी जी ने ऐसा कहा था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी को चुना गया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, कहाँ पर संपन्न हुआ था? दिल्ली में संपन्न हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तुर्की में एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसके गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में आयोजित किया गया था जून 1920 को। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, इलाहाबाद जून 1920 में हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो उनका नाम है हकीम अजमल खान ने पदवी 1908 में इनको मिली थी। तो खिलाफत आंदोलन के समय हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हाकिम अजमल खान के दौरान, जो कि उनको 1908 में मिली थी। खिलाफत कमेटी ने किसी स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को और सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सहयोग विरुद्ध खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरुद्ध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो इलाहाबाद में। खिलाफत कमेटी ने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरुद्ध के झुकाव को स्वीकार करने का कहा था, स्वीकार किया था? इलाहाबाद में किया था। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया है? तो मदन मोहन मालवीय जी ने कभी भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की थी, की विवशना की थी? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इन्होंने कहा था महात्मा गांधी क्यों आ रहे हैं खिलाफत आंदोलन में, तो इनने विवशना की है किसने? M.A. जिन्ना के द्वारा। महात्मा गांधी को किसने समाधान दिया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना में महात्मा गांधी ने सुझाव या सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला था। इसकी पहली पंक्ति में गांधी जी ने नेतृत्व किया था। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों? क्योंकि तुर्की में खिलाफत का जो पद है वह खत्म कर दिया गया था और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई थी। तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था, लेकिन गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था पहली पंक्ति का, लेकिन फिर भी इसका आंदोलन को जो जोर था वो खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि तुर्की में जो खिलाफत का पद था उसको खत्म कर दिया गया था और तुर्की को बेहतर शर्तें दी गई थी। किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, या मोहम्मद अली के द्वारा कहा गया था कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह घटना किस घटना से? एचिसन ने कहा था। तो ये है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में
1920 और 1922 में ऐसी चंद ने कहा था कि इस घटना में, इस मसाल में हम मुसलमान और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 में ये कहा था। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत दिवस मनाया था 17 अक्टूबर 1919 को। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। 1921 में मोपला विद्रोह की किसकी शाखा थी? तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 1921 में जो मोपला आंदोलन है, मोपला एक खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की के खिलाफ जो खलीफा हैं उनके पद को समाप्त करके खिलाफत आंदोलन समाप्त किया गया था? तो 1924 में कलाम पाशा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खिलाफा का जो खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया गया था और खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था 1924 का कमाल पाशा के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन, अब आता है असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 के मुंबई के खिलाफत आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान असहयोग विचार का उद्भव हुआ था 1920 में मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई है 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया है। गांधी जी ने द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। जन आंदोलन था पहला असहयोग आंदोलन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन में दिया था कि 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, असहयोग आंदोलन से गांधी जी ने कहा था। वर्ष 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्तावों को पारित किया था CR दास ने। 1922 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था प्रस्तावित किया था CR दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? खिलाफत का प्रश्न, रूल एक्ट और पंजाब में अत्याचार। जो असहयोग आंदोलन था इसको प्रारंभ करने के कारण थे खिलाफत का प्रश्न, रूल एक्ट और पंजाब में अत्याचार। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वयं लिखा था। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, कलकत्ता, सितंबर 1920 में। तो कांग्रेस का अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, कलकत्ता, सितंबर 1920 में। असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहां से अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता से किया था सितंबर 1920 में। असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कलकत्ता, सितंबर 1920 से प्रारंभ किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हेतु असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल थे प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार, सब बहिष्कार करने की बात कही गई थी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी, तो केशरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी। इन्होंने ये असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने असहयोग के समय वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया है परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था लेकिन इनकी मृत्यु पहले हो गई थी, परिणाम नहीं दिखे इनको। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? उनका नाम था शौकत अली। महात्मा गांधी जी के साथ
बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी है उसको उठाया है शौकत अली के द्वारा। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? महात्मा गांधी ने कहा था। जब तिलक की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। वर्ष 1920 से 1922 के बीच में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था 1920 से 1922 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ और इसका कार्यक्रम का अंश था स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता को हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। किस क्षेत्र में राहुल संकात्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो ये है छपरा। तो राहुल संकत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे छपरा से। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया है स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमुना दास, द्वारका दास, कवासजी जहांगीर, पी सेठना और सीतलवाड़ 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा के सदस्य थे। तो असहयोग आंदोलन के विरोध में एक सभा बनाई गई थी, विरोधी सभा। इसमें शामिल थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कवास जी जहांगीर, पी सेठना, सीतलवाड़। 1920 में ये स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, अविवेकपूर्ण बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने, सफरुद्दीन किचलू ने, शौकत अली ने, याकूब हसन ने, डॉक्टर अंसारी और जितेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू, सफरुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1921 से 1922 में असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या प्रतिफल रहा था इसका? हिंदू मुस्लिम एकता। कौन सी संस्थान असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में स्थापित किए गए थे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया 1920 में बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़कर, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन रह चुके थे? तो वो हैं जयप्रकाश नारायण। पटना की कॉलेज से अपने स्कूल छोड़ दी थी, कॉलेज छोड़ दी थी जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी के संबंध में सही है 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। इन्होंने गांव में ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य कौन थे? CS बोस, सुभाष चंद्र बोस थे नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य थे। असहयोग आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो चेचू आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? चेचू आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण। 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी की घटना किस समय महात्मा गांधी थे कहाँ? बारदौली में थे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरा चोरी की सूचना दी थी? तो उनका नाम था दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। चोरा चोरी की हत्या हुई थी 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी उस समय बारदौली में थे। उनको तार के द्वारा सूचना दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये देखो महात्मा जी आपकी जनता ने क्या कर दिया। असहयोग आंदोलन कब संपन्न हुआ था या समाप्त हो गया था? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन को समाप्त करने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है। चोरा चोरी के घटना में प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ पर हुई थी? बारदौली में हुई थी।
चोरा चोरी घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी बारदौली में। दिल्ली 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने किया था। दिल्ली 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था डॉक्टर मुंजे ने। 1922 में मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बी.एम. बापट के द्वारा, पांडुरंग महादेव बापट ने 1922 में मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था पी.एम. बापट के द्वारा, पांडुरंग महादेव बापट ने किया था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इस स्थगन का सी.आर. दास और मोतीलाल द्वारा विद्रोह किया गया था। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। असहयोग आंदोलन की 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बन गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। नेक्स्ट आते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हुई थी। असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था सितंबर 1920 को कलकत्ता में। असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया है दिसंबर 1920 में नागपुर में। असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया दिसंबर 1920 में नागपुर में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में स्थित है, 1920 से संबंधित है। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 से संबंधित है। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थित है, 1920 में स्थापित की गई थी। काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में स्थापित की गई थी। चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड हुआ है 4 फरवरी 1922 को, जिसको चोरा चोरी कांड भी कहा जाता है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाया गया था 4 फरवरी 1922 को। बारदौली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। बारदौली प्रस्ताव या फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी 10 मार्च 1922 को। नेक्स्ट आती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन है किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज पार्टी गठित हुई थी। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? काउंसिल में प्रवेश करके उनके काम ना करने देकर 1920 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करके, काउंसिल में प्रवेश करके और काम ना कर देने पर 1920 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करने के लिए स्वराज पार्टी गठित की गई थी। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो उनका नाम है सी.आर. दास, जो कि गया अधिवेशन 1922 से संबंधित थे। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था सी.आर. दास ने गया अधिवेशन 1922 में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल गठित किया था? चित्तरंजन दास की। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल गठित किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था सी.आर. दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी गठित की गई है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता थे सी.आर. दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर ये स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास प्रांत से संबंधित थे। विठल भाई पटेल यह केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष थे और
एन.सी. केलकर ये प्रमुख नेता थे। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता हैं। सी.आर. दास अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर ये स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास फ्रांसिस थे। विठल भाई पटेल यह अध्यक्ष थे केंद्रीय असेंबली के और एन.सी. केलकर ये प्रमुख नेता थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सी.आर. दास ने की थी कि जो स्वराज है वह आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए। देश बंधु नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी.आर. दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं सी.आर. दास। कांग्रेस के 1922 से 1923 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल हुआ था? सी.आर. दास हुए थे, मोतीलाल नेहरू हुए थे और हकीम अजमल खान हुए थे। कांग्रेस 1922 से 1923 में स्वराज ग्रुप में शामिल हुए थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम ए जिन्ना ने किया था। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया है एम ए जिन्ना ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था कृष्ण सिंह के द्वारा। 1923 में विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने कहां से बहुमत हासिल किया था? मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविजन से। 1923 में विधान परिषद में स्वराज पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविजन से। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विठल भाई पटेल थे, 1925 में बने थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विठल भाई पटेल 1925 में बने थे। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? तो यह है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए। महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। पहले आती हैं प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय 16 दिसंबर 1922 को लिया गया। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल बने, तो ये हैं 1925 में। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पहले है दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी ने। जो जस्टिस पार्टी है उनने दक्षिण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, जस्टिस दिया था उनको। लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल यानी पंत ने, गोविंद वल्लभ पंत ने। लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय पुलिस की लाठियां खाने वाले नेता हैं जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? नवंबर 1927 को साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था, नवंबर 1927 को। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। साइमन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। साइमन आयोग के कौन एक सदस्य उदारवादी से संबंधित थे? उदारवादी है तो इनका नाम है सर जॉन साइमन। ये साइमन कमीशन में शामिल थे और एक उदारवादी सदस्य थे। किसने सुझाव पर भारत को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के कहने पर। किनके सुझाव से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के कहने पर। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। मद्रास अधिवेशन 1927 में प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार किया जाएगा साइमन कमीशन का। कांग्रेस ने बोला था मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एम ए अंसारी के द्वारा।
साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? फरवरी 1928 में आया था। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो यह प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी थे? तो इसमें आते हैं सर जॉन साइमन, ये लिबरल पार्टी से थे, लिबरल हैं। तो जॉन साइमन लिबरल पार्टी से हैं। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। बार्नून हार्टसोन यह लिबरल यूनिस्ट पार्टी से थे। हैरी लेवी लॉन्सन ये लिबरल यूनिस्ट पार्टी से हैं। और सेसिल जॉर्ज कार्डोगन यह कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। जॉर्ज रिचर्ड लैन फॉक्स यह कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हार्वर्ड कौन कौन से साइमन कमीशन है? पहले आते हैं सर जॉन साइमन, यह लिबरल पार्टी से हैं। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। बारोन हार्टसन यह लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से हैं। और हेनरी लेवी लॉसन यह लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से हैं। लेसिन जॉर्ज कोडोगन ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और जॉर्ज रिचर्ड लैन फॉक्स ये कंजर्वेटिव पार्टी से है। डोनाल्ड स्टारलिन पार्मर हॉवर्ड भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, बर्किनहेड ने की थी। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधार और सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? 7 सदस्य थे इसमें। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन के संबंध में सही बताइए। इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ करने के लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन थी। किसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी? इनके प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने की संस्तुति की गई थी। भारतीय नेताओं ने किसका विरोध किया था? इसका साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे के निर्माण किसने किया है? तो यूसुफ मेहर अली ने किया है। साइमन गो बैक का नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम के अंसारी, दिल्ली में हुआ था 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर एम के अंसारी। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। मेरे ऊपर किए गए लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय ने कहा था 1865 से 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई थी? 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, 17 नवंबर 1928 को। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है? तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। लाला लाजपत राय को कहा है पीस अमंग पीस मेकर, प्रिंस अमंग पीस मेकर कहा है मोतीलाल नेहरू ने। ये क्या है? प्रिंस हैं, अमंग पीस मेकर से मोतीलाल नेहरू ने कहा है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 27 मई 1930 को। 27 मई 1930 को प्रस्तुत की गई है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहली भाग की चर्चा किस विषय पर थी? तो संवैधानिक प्रगति पर थी। जो इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसका पहला भाग था संवैधानिक प्रगति। नेहरू रिपोर्ट किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई है मार्च 1926 में सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट सर्वप्रथम भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग पर मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी मार्च
1926 में की गई थी तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो ये एम नेहरू के द्वारा 1928 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार की गई थी, जिसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मांगा गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का दर्जा की मांग की गई थी। तीन थी, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थान के लिए नियुक्त संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान के भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान और डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जे की मांग। कौन मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी सर और अली इमाम और शोएब कुरैशी। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में जो उसकी समिति के अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, एम.आर. जयकर, एम.एन. जोशी, अली इमाम और शोएब कुरैशी इसके सदस्य थे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने किसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? इस लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में बनाई गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन में कौन संबंधित थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखे थे? तो ये 28 मार्च 1929 में रखे थे दिल्ली में। मुस्लिम लीग के द्वारा अपने 14 सूत्री प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था 28 मार्च 1929 के दिल्ली अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 और पूर्ण स्वराज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया गया है? तो यह मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता का जो रूप प्रस्तुत किया है वह किया है मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी ने रखा था 1921 में। संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य रखा था हजरत मोहानी ने। 31 अक्टूबर 1930 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। तो इरविन घोषणा में भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था या घोषित किया गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। भारत में कांग्रेस ने कब पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। भारत की स्वतंत्रता का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? सन 1929 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ है 1929 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब वह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह कौन सा था? तो लाहौर अधिवेशन था जिसमें 1929 में संपूर्ण स्वाधीनता को स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष रखा था? तो 1929 में रखा था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले की थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1930 को फहराया गया था। नवग्रहित तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था अर्धरात्रि में। ओके, किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस ने लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल थे भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की नीति। किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस एक श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया है। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है। पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। अब आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और भी हम कुछ कुछ आंदोलन वगैरह हम इसमें देखेंगे। तो चलिए बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।